जरा एक डरावना सवाल सोचिए। अगर आपकी आज की इनकम अचानक बंद हो जाए तो आप कितने महीनों तक बिना किसी परेशानी के अपना खर्च चला सकते हैं? 3 महीने, 6 महीने या अगली सैलरी आने तक ही? और अब दूसरा सवाल, अगर आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है फिर भी महीने के आखिर में आपका पैसा गायब हो जाता है, तो आखिर पैसा कम पड़ रहा है या पैसे को संभालने का तरीका? क्योंकि अजीब बात देखिए, कोई व्यक्ति बहुत अच्छी सैलरी कमाता है फिर भी हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहता है, और कोई दूसरा शायद उतना नहीं कमाता लेकिन धीरे धीरे अपनी वेल्थ बना लेता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है, या फिर पैसे के साथ हमारा व्यवहार, हमारी सोच और हमारे फैसले ज्यादा इंपॉर्टेंट है? यही सवाल हमें लेकर आता है मॉर्गन हाउसेल की बेहद चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी। इस किताब की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिर्फ आपको पैसा कैसे कमाए नहीं बताती, बल्कि ये समझने की कोशिश करती है कि हम पैसे के बारे में सोचते कैसे हैं। हम फाइनेंशियल डिसीजंस लेते समय कभी कभी इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं? क्यों कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कमाने के बावजूद कभी सेटिस्फाइड नहीं होता? वेल्थ को अक्सर उन चीजों से मापते हैं जो दिखाई देती हैं, जैसे बड़ी कार, बड़ा घर, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। जबकि असली वेल्थ का एक बड़ा हिस्सा शायद ऐसी जगह छिपा होता है जहां उसे कोई देख ही नहीं सकता। और आज की इस हिंदी बुक समरी में हम इसी तरह की कई पावरफुल आइडियाज को आसान भाषा और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। हम जानेंगे वेल्थ और इनकम में असली फर्क क्या है, कंपाउंडिंग इतनी पावरफुल क्यों है, सेविंग सिर्फ किसी बड़े गोल के लिए ही क्यों नहीं होती, लक और रिस्क हमारी फाइनेंशियल जर्नी को कितना प्रभावित करते हैं, और सबसे जरूरी, पैसे के साथ बेहतर रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए। क्योंकि सच बताइए, हम सब पैसे बचाने का प्लान तो बनाते हैं, लेकिन सैलरी आते ही पहले ईएमआई, फिर बिल्स, फिर शॉपिंग, फिर कोई ऑनलाइन सेल, और महीने के आखिर में बैंक बैलेंस देखकर हम ऐसे सोचते हैं, पैसा तो आया था, गया कहां? कभी कभी लगता है हमारे पैसे के पास हमसे ज्यादा फ्रीडम है, वो जब चाहे कहीं भी चला जाता है। लेकिन मजाक अलग रखिए, पैसे की सबसे बड़ी समस्या हमेशा पैसा नहीं होता, कई बार समस्या होती है चैप्टर 1, नो वन्स क्रेजी, किसी का पैसा संभालने का तरीका पागलपन नहीं है। कभी आपने गौर किया है कि दो लोगों को अगर एक ही सैलरी मिले तो एक आदमी महीने के अंत तक आराम से बचत कर लेता है और दूसरा आदमी महीने की 25वीं तारीख को अपना बैंक बैलेंस देखकर सोचता है अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। और मजेदार बात यह है कि दोनों को लगता है कि पैसे को सही तरीके से वही संभाल रहा है। एक आदमी करता है भाई पैसा बचाना चाहिए, दूसरा कहता है पैसा बचाने के लिए होता ही किस लिए है। तो सवाल यह है, आखिर कौन सही है? मॉर्गन हाउसेल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी का पहला चैप्टर हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझाता है। पैसों के मामले में किसी का व्यवहार आपको अजीब लग सकता है, लेकिन उसके पीछे उसकी अपनी कहानी होती है। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमित। राहुल का बचपन आर्थिक रूप से बहुत मुश्किल रहा। उसके परिवार में हमेशा पैसों की कमी रहती थी। उसने अपने माता पिता को फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते देखा। इसलिए जब राहुल की नौकरी लगी और उसे अच्छी सैलरी मिलने लगी तो उसने सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाया, खर्चों को कंट्रोल किया और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। अब अमित को देखिए, अमित का बचपन आराम से गुजरा। उसके परिवार में पैसे की कमी नहीं थी। उसने कभी गंभीर फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं देखा। जब उसे अच्छी सैलरी मिली तो उसने कार खरीदी, महंगा फोन लिया और वीकेंड पर बाहर खाना शुरू कर दिया। राहुल अमित को देखकर कहता है ये आदमी पैसे बर्बाद कर रहा है, और अमित राहुल को देखकर कहता है ये आदमी कमाता ही इसलिए है कि खर्च न करे। दोनों को लगता है कि दूसरा गलत है, लेकिन असली कहानी इससे थोड़ी अलग है। और यही इस किताब को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। लेकिन आगे हम एक ऐसी बात समझेंगे जो शायद आपकी वेल्थ को देखने का नजरिया बदल देगी। क्यों फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना काफी नहीं है, और क्यों कुछ ऐसी फाइनेंशियल हैबिट्स हैं जो बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन अंदर से आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती हैं। तो इस समरी को सिर्फ सुनिए मत, अपने फाइनेंशियल डिसीजन से जोड़कर सुनिए। हो सकता है इस किताब की कोई एक बात आपको अपनी स्पेंडिंग, सेविंग या इन्वेस्टिंग के बारे में ऐसा सवाल पूछने पर मजबूर कर दे जो आपने पहले कभी खुद से पूछा ही ना हो। और अगर आपको मनी, वेल्थ, सक्सेस और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल बुक समरीज पसंद है तो अभी क्विक रीड्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हो सकता है अगली किताब में मिलने वाली एक छोटी सी आइडिया आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला दे। तो चलिए अपनी जेब से पहले अपनी साइकोलॉजी को समझते हैं।
शुरू करते हैं मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पहली पावरफुल हम सीख अक्सर से। सोचते हैं कि पैसे से जुड़े फैसले मैथमेटिक्स से लिए जाते हैं। कितनी सैलरी है, कितना खर्च है, कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इंसान कैलकुलेटर नहीं है। हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस के पीछे हमारा बचपन, परिवार, अनुभव, डर, सफलता, असफलता और आसपास के लोगों का प्रभाव होता है। अगर किसी व्यक्ति ने गरीबी देखी है तो उसके लिए पैसा सिक्योरिटी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति ने आर्थिक समृद्धि देखी है तो उसके लिए पैसा फ्रीडम या एंजॉयमेंट हो सकता है। इसीलिए एक ही फाइनेंशियल सिचुएशन में दो समझदार लोग बिल्कुल अलग निर्णय ले सकते हैं। आप पैसे के बारे में जो सोचते हैं वो केवल आपकी जानकारी से नहीं बनता, वो आपके अनुभवों से बनता है। आपके लिए कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑब्वियस हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वही डिसीजन बिल्कुल गलत लग सकता है। क्यों? क्योंकि दोनों की फाइनेंशियल हिस्ट्री अलग है। जिस व्यक्ति ने मार्केट क्रैश में अपना पैसा खोया है वो शायद बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनेगा। जिसने स्टॉक मार्केट में लगातार ग्रोथ देखी है वो ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हो सकता है। दोनों जरूरी नहीं कि मूर्ख हों, वे बस अलग अलग एक्सपीरियंसेस से बने हैं। आपके दोस्त ने आपको इन्वेस्टमेंट का शानदार आइडिया दिया। वो कहता है, भाई इसमें पैसा डाल दे, पिछले साल शानदार रिटर्न मिला है। आप कहते हैं, नहीं भाई मुझे रिस्क पसंद नहीं। वो कहता है, तू डरपोक है। अब वही दोस्त अगर कभी अपना पूरा पैसा किसी रिस्की इन्वेस्टमेंट में खो चुका हो तो शायद आज वो आपको कहेगा, भाई इन्वेस्टमेंट छोड़, पैसा बैंक में रख, कम से कम रात को चैन से सोएगा। कल तक इन्वेस्टमेंट का चैंपियन और आज फिक्स्ड डिपॉजिट का एम्बेसडर। यही इंसानी साइकोलॉजी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि हम दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को उनके परिणाम देखकर जज करते हैं, लेकिन उनकी पूरी कहानी नहीं जानते। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा बचाता है तो हम कह सकते हैं कितना कंजूस है, लेकिन हो सकता है उसने अपने परिवार को फाइनेंशियल क्राइसिस में देखा हो। कोई व्यक्ति बहुत पैसा खर्च करता है तो हम कह सकते हैं कितना इररिस्पॉन्सिबल है, लेकिन हो सकता है उसके लिए पैसा जीवन का आनंद लेने का साधन हो। इसीलिए पर्सनल फाइनेंस में सही और गलत हमेशा उतना सिंपल नहीं होता जितना हमें दिखाई देता है। दूसरों की फाइनेंशियल जर्नी को अपनी जर्नी का बेंचमार्क मत बनाइए। अपनी फाइनेंशियल पर्सनालिटी को समझिए। आपसे पूछिए, मैं पैसे को लेकर किस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूँ? मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी चाहिए? मैं कितना रिस्क सह सकता हूँ? मेरे बचपन के फाइनेंशियल एक्सपीरियंसेस ने मेरी सोच को कैसे प्रभावित किया? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या मैं अपने फाइनेंशियल डिसीजंस किसी और की जिंदगी देखकर ले रहा हूं? याद रखिए, आपका लक्ष्य किसी और की फाइनेंशियल लाइफ कॉपी करना नहीं है। आपका लक्ष्य ऐसी फाइनेंशियल लाइफ बनाना है जिसे आप लंबे समय तक बिना मानसिक तनाव के चला सकें। और यही हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, किस्मत और जोखिम। अगर दो लोग बिजनेस शुरू करते हैं, एक बहुत सफल हो जाता है और दूसरा बर्बाद हो जाता है, तो क्या इसका मतलब है कि पहला व्यक्ति जीनियस था और दूसरा बेवकूफ? जरूरी नहीं, क्योंकि मनी की दुनिया में एक इनविजिबल प्लेयर भी होता है, लक और रिस्क। और समस्या यह है कि दोनों दिखाई नहीं देते। कल्पना कीजिए कि दो लोग हैं, अजय और विजय। दोनों ने एक ही समय पर बिजनेस शुरू किया। अजय ने मेहनत की, सही डिसीजंस लिए और उसकी टाइमिंग भी शानदार रही। मार्केट उसके फेवर में चला गया और उसका बिजनेस तेजी से ग्रो करने लगा। विजय ने भी मेहनत की, उसने भी सही डिसीजंस लिए, लेकिन अचानक इकोनॉमी में बड़ा बदलाव आया। उसकी इंडस्ट्री में डिमांड गिर गई और उसका बिजनेस बंद हो गया। मान लीजिए आप और आपका दोस्त दोनों एग्जाम देने जा रहे हैं। आपने पूरी रात पढ़ाई की। आप सुबह एग्जाम देने पहुंचे और आपका दोस्त बिना पढ़े आया। एग्जाम शुरू हुआ। पहला सवाल वही था जो आपने रात में पढ़ा था। आपने तुरंत आंसर कर दिया। आपके दोस्त ने भगवान को याद किया। फिर दूसरा सवाल भी वही टॉपिक निकला। आप सोचते हैं, देखा, मेहनत का परिणाम। लेकिन तीसरे सवाल में एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जिसे आपने कभी देखा ही नहीं। अब आपका दोस्त अंदाजा लगाकर सही आंसर कर देता है। वो बाहर आकर कहता है, भाई मेरा प्रिपरेशन तो फिनोमिनल था। आप सोचते हैं, इस आदमी को कॉन्फिडेंस ज्यादा है या जानकारी? यही लक है। कभी कभी परिणाम केवल आपकी मेहनत का रिफ्लेक्शन नहीं होता। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण ट्विस्ट है। अगर लक मौजूद है तो क्या मेहनत करना बेकार है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी तैयारी और रिस्क मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं।
आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि अगर अपॉर्चुनिटी आए तो आप तैयार हों, और अगर बैड लक आए तो आपका पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक झटके में खत्म ना हो जाए। यही कारण है कि वेल्थ बनाने में सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाना जरूरी नहीं है, सरवाइव करना भी जरूरी है। अगर आप गेम में बने ही नहीं रहेंगे तो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज का फायदा कैसे उठाएंगे? अब बाहर से देखने पर क्या दिखाई देगा? अजय सक्सेसफुल बिजनेसमैन, विजय फेलियर। लेकिन क्या वास्तव में कहानी इतनी सिंपल है? नहीं। अजय की सक्सेस में उसकी मेहनत के साथ साथ टाइमिंग, परिस्थितियों और लक का भी हिस्सा हो सकता है, और विजय की फेलियर में उसके डिसीजंस के साथ साथ बैड टाइमिंग और सर्कमस्टांसेस का भी हिस्सा हो सकता है। हम अक्सर सक्सेस को देखकर सोचते हैं इस व्यक्ति ने जो किया वही करो और तुम भी सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन यह डेंजरस थिंकिंग हो सकती है, क्योंकि हम अक्सर परिणाम देखते हैं, प्रोसेस नहीं। किसी व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट में बहुत पैसा बनाया, हम सोचते हैं वाह इसकी स्ट्रैटेजी शानदार थी, लेकिन हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी के साथ फेवरेबल मार्केट कंडीशंस और लक भी काम कर रहे हों। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति ने अच्छा डिसीजन लिया लेकिन आउटकम खराब आया। इसका मतलब ये नहीं कि उसका डिसीजन गलत था। कभी कभी अच्छे डिसीजंस का रिजल्ट खराब हो सकता है और खराब डिसीजंस का रिजल्ट अच्छा। यही लक और रिस्क का खेल है। मॉर्गन हाउसल हमें समझाते हैं कि सक्सेस और फेलियर को समझते समय हमें लक और रिस्क को भी शामिल करना चाहिए। किसी सक्सेसफुल व्यक्ति से सीखना अच्छी बात है, लेकिन उसकी पूरी कहानी को ब्लाइंडली कॉपी करना खतरनाक है, क्योंकि उसकी परिस्थितियां आपकी परिस्थितियों जैसी नहीं हो सकती। इसी तरह किसी व्यक्ति की फेलियर देखकर यह मान लेना भी गलत है कि उसने सब कुछ गलत किया था। कभी कभी व्यक्ति ने सही कोशिश की होती है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस उसके खिलाफ चले जाते हैं। सक्सेस को देखकर ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए और फेलियर को देखकर होपलेस मत बनिए। जब कोई व्यक्ति सफल हो तो पूछिए उसकी मेहनत में क्या सीखने लायक है, उसकी स्ट्रैटेजी में क्या सीखने लायक है, उसकी परिस्थितियों में लक का कितना योगदान था, और क्या उसकी स्ट्रैटेजी मेरी परिस्थितियों में भी काम करेगी। इसी तरह जब कोई फाइनेंशियल डिसीजन फेल हो जाए तो खुद से पूछिए क्या मेरा डिसीजन वास्तव में खराब था या आउटकम खराब था, क्योंकि डिसीजन और आउटकम हमेशा एक ही चीज नहीं होते। और यही सोच आपको फाइनेंशियल दुनिया में ज्यादा मैच्योर बनाएगी। आप लक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में आने वाला बैड लक आपको पूरी तरह गेम से बाहर न कर दे। और अब अगला चैप्टर एक और खतरनाक सवाल पूछता है, अगर पैसा कमाना मुश्किल नहीं है तो फिर उसे बनाए रखना इतना मुश्किल क्यों है? यहीं से द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अध्याय 10, पैसा बचाना, सेव मनी। अगर आप सोचते हैं कि पैसा बचाने के लिए कोई ठोस वजह चाहिए, तो आप उतने ही गलत हैं जितने धूप में छाता लेकर बारिश का इंतजार करने वाले। सच्चाई ये है कि बचत के लिए किसी खास मकसद का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। जब आपकी आय एक खास स्तर से ऊपर चली जाती है, तो आपकी खर्च करने की आदतें सिर्फ आपकी इच्छाओं और झूठी शानो शौकत से तय होती हैं। मान लीजिए शर्मा जी ने नई चमचमाती कार सिर्फ इसलिए खरीदी ताकि पड़ोसी वर्मा जी जल भुन जाएं। अब समस्या ये है कि शर्मा जी का बैंक अकाउंट तो खाली हो गया, लेकिन वर्मा जी को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि आपकी बचत ही वो ढाल है जो आपको भविष्य की उन अनचाही मुसीबतों से बचाती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब जरा सोचिए क्या होगा अगर आपका सारा बचा हुआ पैसा अचानक गायब हो जाए। अध्याय 11, तर्कसंगत बनाम तार्किक, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। संख्याओं के जाल में उलझकर इंसान खुद को कंप्यूटर समझने की भूल कर बैठता है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। वित्त और निवेश के फैसलों में पूरी तरह से गणितीय रूप से सटीक या तार्किक होने की कोशिश करना कई बार भारी पड़ जाता है। इंसान भावनाओं से भरा जीव है, कोई डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर नहीं। एक निवेशक ने कागज पर बहुत ही तार्किक प्लान बनाया कि वो शेयर बाजार के हर बड़े क्रैश में शांत रहेगा और लगातार पैसा लगाता रहेगा। लेकिन जैसे ही बाजार गिरा और उसका आधा पोर्टफोलियो साफ हुआ, उसकी रातों की नींद उड़ गई और उसने डर के मारे सारे शेयर घाटे में बेच दिए। ट्विस्ट ये है कि कागज पर जो प्लान एकदम परफेक्ट दिखता है, वो असल जिंदगी में इंसानी डर और लालच के सामने तुरंत दम तोड़ देता है। इसलिए ऐसा प्लान बनाएं जिसके साथ आप रात को सुकून से सो सके, ना कि ऐसा जो सिर्फ किताबों में अच्छा लगे। पर क्या हो अगर आपका सबसे बेहतरीन प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाए? आपको आश्चर्य होगा, यू विल चेंज। इतिहास से सीख लेना अच्छी बात है, लेकिन इतिहास को ही भविष्य मान लेना सबसे बड़ी नादानी है। इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह है कि दुनिया में हमेशा वही होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती।
अगर आप सिर्फ पुराने डेटा के भरोसे अपने वित्तीय फैसले ले रहे हैं तो आप भारी मुसीबत को न्योता दे रहे हैं। इसे ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति ने पिछले 50 सालों का मौसम देखकर अपने शहर में स्वेटर बेचने की दुकान खोली, लेकिन अगले ही साल ग्लोबल वार्मिंग के कारण वहां भयंकर गर्मी पड़ने लगी और उसका सारा माल धरा का धरा रह गया। ट्विस्ट ये है कि वित्त की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं वे होती हैं जो पहले कभी हुई ही नहीं है। इसलिए अपने फैसलों में हमेशा अनिश्चितता के लिए जगह रखें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब चीजें गलत होती हैं तो आपके पास कितना मार्जिन बचा रहता है? अध्याय 13, त्रुटि के लिए गुंजाइश, रूम फॉर एरर। अगर आप सोचते हैं कि आपका हर आर्थिक दांव सही पड़ेगा तो आपको अपनी सोच पर दोबारा विचार करने की सख्त जरूरत है। सफल और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर रणनीति का नहीं बल्कि सुरक्षा के अंतर का होता है। बाजार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपनी योजनाओं में गलतियों की गुंजाइश रखना बेहद आवश्यक है। एक अति उत्साही ट्रेडर ने अपनी पूरी जमा पूंजी और लोन का पैसा एक ही शेयर में लगा दिया क्योंकि उसे 100% यकीन था कि वो कंपनी आसमान छुएगी। लेकिन एक अचानक आए सरकारी नियम के कारण कंपनी डूब गई और ट्रेडर रास्ते पर आ गया। यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि दुनिया का सबसे समझदार इंसान भी भविष्य का सटीक अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए वित्तीय स्वतंत्रता पाने का अपनी योजनाओं में हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन रखकर चलना है। अध्याय 14, आप बदलेंगे, यू विल चेंज। जब हम 5 साल के थे तो हमारा सबसे बड़ा सपना एक बड़ा सा खिलौने का ट्रक खरीदना और दिन भर मिट्टी में खेलना था। 20 साल बाद हम उस सपने को याद करके खुद पर हंसते हैं क्योंकि अब हमारी जरूरतें और सपने पूरी तरह बदल चुके हैं। पर पैसों के मामले में हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम 20 साल की उम्र में एक ऐसा 30 साल का फाइनेंशियल प्लान बना लेते हैं जैसे हम जिंदगी भर इंसान नहीं बल्कि एक स्थिर पत्थर रहने वाले हैं। हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा झटका तब लगता है जब हम ये भूल जाते हैं कि समय के साथ हमारी पसंद, प्राथमिकताएं और लक्ष्य पूरी तरह बदल जाते हैं। इसे मनोविज्ञान में एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। यानी हमें लगता है कि आज हम जो सोच रहे हैं वही हमारी आखिरी और सही सोच है। मान लीजिए आपने 22 साल की उम्र में तय किया कि आप हफ्ते में 80 घंटे काम करेंगे, शादी नहीं करेंगे और 35 की उम्र में अरबपति बन जाएंगे। 32 की उम्र में आपका एक छोटा बच्चा होता है और अचानक आपको एहसास होता है कि आप दुनिया का सारा पैसा देकर भी अपनी बच्ची के साथ शाम का वक्त बिताना चाहते हैं। पर अब समस्या ये है कि आपका पिछला फाइनेंशियल प्लान आपको काम छोड़ने की इजाजत नहीं देता। मजेदार मोड़ ये है कि जिस पुरानी योजना को हम अपनी बुद्धिमानी समझते हैं वही समय के साथ हमारा सबसे बड़ा जेल बन जाती है। हम खुद के ही पुरानी रूप के गुलाम बन जाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं तो खुद को थोड़ा बदलने का स्पेस जरूर दें, क्योंकि आपकी अगली पसंदीदा चीज क्या होगी इसका अंदाजा आज आपको खुद भी नहीं है। अध्याय 15, कुछ भी मुफ्त नहीं है, नथिंग्स फ्री। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त नहीं मिलती और अगर कोई चीज मुफ्त दिख रही है तो यकीन मानिए उसकी कीमत बाद में बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। शेयर बाजार या निवेश से बड़ा रिटर्न पाना हर कोई चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस रिटर्न की असली कीमत चुकाने से डरते हैं। ये कीमत पैसों में नहीं बल्कि डर, अनिश्चितता, तनाव और पछतावे के रूप में ली जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नई कार शोरूम में जाकर देखते हैं। आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो कार की पूरी कीमत चुकाएं और उसे खुशी खुशी घर ले आएं, या फिर उसे चुराने की कोशिश करें और उम्मीद करें कि पुलिस आपको ना पकड़े। शेयर बाजार में जब लोग रातों रात अमीर बनने वाले पैंतरे, टिप्स या शॉर्टकट ढूंढते हैं तो वे असल में उस कार को चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। कभी कभी वे बच जाते हैं पर ज्यादातर समय भारी नुकसान का जुर्माना भरते हैं। ट्विस्ट ये है कि बाजार में जो उतार चढ़ाव और मंदी आती है वो कोई जुर्माना या नुकसान नहीं है, बल्कि वो तो उस बड़े रिटर्न को पाने की एंट्री फीस है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि मानसिक तनाव ही रिटर्न की फीस है तो आप बाजार के हर डर को एक फीस मानकर खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। अध्याय 16, आप और मैं, यू एंड मी। एक मछली ने दूसरी मछली से पूछा कि पानी कैसा है, तो दूसरी ने जवाब दिया कि ये पानी क्या होता है। पैसों की दुनिया में हम अक्सर दूसरों को देखकर फैसले लेते हैं बिना ये समझे कि वे किस अलग खेल में हिस्सा ले रहे हैं। निवेश की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अक्सर उन लोगों की सलाह मानने लगते हैं जो बिल्कुल अलग गेम खेल रहे हैं। दिन का ट्रेडर, 1 साल का निवेशक और 30 साल के लिए पैसा लगाने वाला इंसान, तीनों के नियम अलग होते हैं। मान लीजिए एक लॉन्ग टर्म निवेशक किसी शेयर को 100 रुपए में खरीदता है। दोपहर में एक डे ट्रेडर आता है और उसी शेयर को 150 रुपए में देखकर खरीद लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शाम तक ये 155 का हो जाएगा।
अगर लॉन्ग टर्म निवेशक उस डे ट्रेडर की देखा देखी में वो शेयर खरीदने लगे तो वो खुद अपनी कब्र खोद रहा है, क्योंकि डे ट्रेडर शाम को निकल जाएगा और लॉन्ग टर्म वाला नुकसान में फंसा रह जाएगा। ट्विस्ट ये है कि पैसों के मामले में कोई भी बेवकूफ नहीं होता, सब बस अपना अपना अलग खेल खेल रहे होते हैं। गलती तब होती है जब हम किसी और के खेल का नियम अपने ऊपर लागू करने लगते हैं। दूसरों को देखना बंद कीजिए, क्योंकि जिस रेस में वे भाग रहे हैं शायद आपकी मंजिल उस रास्ते पर है ही नहीं। अध्याय 17, निराशावाद का जादू, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। अगर कोई आपसे कहे कि आने वाले सालों में दुनिया बहुत खूबसूरत होगी और आपकी संपत्ति 3 गुना हो जाएगी, तो आप उसे एक आम तारीफ मानकर भूल जाएंगे। लेकिन अगर कोई चिल्लाकर कहे कि अर्थव्यवस्था डूबने वाली है और कल सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो आप काम छोड़कर उसकी बात ध्यान से सुनने लगेंगे। निराशावाद हमेशा आशावाद से ज्यादा समझदारी भरा और आकर्षक लगता है। जब कोई बुरी खबर देता है तो हमें लगता है कि वो बहुत ज्ञानी और सावधान इंसान है, जबकि अच्छी खबर देने वाले को हम भोला या बेवकूफ मान लेते हैं। एक काल्पनिक स्थिति सोचते हैं। अगर 1940 के दशक में कोई वैज्ञानिक आकर कहता कि आने वाले समय में इंसानों की उम्र दोगुनी हो जाएगी और सबके पास जेब में एक छोटा कंप्यूटर होगा, तो लोग उसे पागल खाने भेज देते। पर अगर कोई कहता कि तीसरे विश्व युद्ध में सब खत्म हो जाएगा, तो लोग तुरंत उसके लिए बंकर बनाने लगते। पेचीदा मोड़ ये है कि प्रगति हमेशा बहुत धीमी गति से होती है, जिसे देखना मुश्किल होता है, जबकि असफलताएं और तबाही एक झटके में होती हैं, जो तुरंत सबका ध्यान खींच लेती हैं। निराशावादी बातें सुनकर डरना आसान है, लेकिन इतिहास गवाह है कि लंबी रेस में हमेशा दुनिया पर भरोसा करने वाले आशावादी ही जीतते हैं। क्या आप ये जानने के लिए तैयार हैं कि जब आपकी सारी योजनाएं फेल हो जाएं, तब कौन सी एक चीज आपको पैसों की बर्बादी से बचाएगी? चैप्टर 18। कल्पना कीजिए कि आपने 16 साल की उम्र में अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा टैटू बनवाया, जिस पर लिखा था, रोडीज मेरा जीवन है। आज 30 साल की उम्र में उस टैटू को देखकर आप रोज सुबह खुद से पूछते हैं, भगवान, उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? ये मनोविज्ञान का एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसे एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन कहते हैं। हम सब ये सोचना पसंद करते हैं कि हम आज जिस पड़ाव पर हैं, वहां हमारा मानसिक विकास पूरा हो चुका है। हम मानते हैं कि 10 साल बाद भी हम ठीक वही इंसान रहेंगे जो आज हैं, जबकि हकीकत ये है कि इंसान की पसंद, जरूरतें और सपने हर दशक में पूरी तरह बदल जाते हैं। एक आदमी ने अपनी जवानी में कसम खाई कि वो दिन में 18 घंटे काम करेगा ताकि 40 की उम्र तक उसके पास करोड़ों रुपए हों। उसने अपनी नींद, सेहत और रिश्ते सब कुर्बान कर दिए। 40 की उम्र में उसके पास करोड़ों रुपए आ गए, लेकिन अब उसकी प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। अब वो उन करोड़ों रुपयों के बदले सिर्फ शांति और अच्छे रिश्ते चाहता है, जो वो खो चुका है। वहीं उसका दोस्त, जिसने जवानी में सिर्फ मजे किए, अब 40 की उम्र में इस बात से परेशान है कि उसके पास रिटायरमेंट के लिए लेकिन अगर इंसान और उसकी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, तो फिर पैसे का कोई एक सही और सटीक फॉर्मूला कैसे हो सकता है? चैप्टर 19, ऑल टुगेदर नाउ। अब सब कुछ एक साथ। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और कहें कि आपके पैर में दर्द है, और वो बिना देखे कहे, अरे मेरे सिर में दर्द था तो मैंने ये नीली गोली खाई थी, तुम भी यही नीली गोली खा लो, तो आप उस डॉक्टर को क्या कहेंगे? जाहिर है, पागल। लेकिन पैसे के मामले में हम सब यही गलती हर दिन करते हैं। मॉर्गन हाउसल इस अध्याय में अपनी पूरी किताब का निचोड़ एक साथ रखते हैं। वो बताते हैं कि दुनिया में निवेश, बचत और धन प्रबंधन की हजारों किताबें मौजूद हैं, जो आपको बताती हैं कि क्या करना सही है। लेकिन पैसे का कोई एक ऐसा यूनिवर्सल नियम नहीं है जो हर इंसान पर एक समान लागू हो सके। एक 22 साल का कुंवारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर शेयर बाजार के अत्यधिक जोखिम भरे शेयरों में पैसे लगाता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। उसका 55 साल का पड़ोसी, जिसके सिर पर 2 बच्चों की शादी और पढ़ाई का बोझ है, उस लड़की की देखा देखी अपने जीवन भर की कमाई उसी जोखिम भरे शेयर में झोंक देता है। जब बाजार गिरता है तो लड़का मुस्कुराता है, क्योंकि उसके पास वक्त है, लेकिन पड़ोसी अस्पताल पहुंच जाता है। चैप्टर 20, कन्फेशंस, स्वीकारोक्ति। जब आप किसी बड़े शेफ के रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सोचते हैं कि वो घर पर भी हर दिन 3 घंटे लगाकर कोई शाही व्यंजन बनाता होगा। लेकिन अगर आप चुपके से उसके घर झांकें तो शायद वो रात को साधारण दाल चावल या ब्रेड बटर खाकर सो रहा होता है। इस आखिरी अध्याय में मॉर्गन हाउसल अपने निजी जीवन के वित्तीय फैसलों का खुलासा करते हैं।
वो बताते हैं कि सिद्धांतों पर भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन जब अपने पैसे की बात आती है तो हर व्यक्ति अपनी सहूलियत और शांति चुनता मॉर्गन है। हाउसल बताते हैं कि उन्होंने अपना घर बिना किसी बैंक लोन के पूरी तरह नकद देकर खरीदा। गणित के हिसाब से ये एक बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला था, क्योंकि उस पैसे को शेयर बाजार में लगाकर वो बैंक लोन के ब्याज से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि लोन न होने का सुकून उनके लिए गणित के किसी भी मुनाफे से ज्यादा कीमती था। पैसे के मनोविज्ञान का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब अधिकतम अमीर बनना नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता पाना है कि आप अपने समय का क्या करते हैं। कम जरूरतों में खुश रहना और बिना लोन के जीना आपको दुनिया के सबसे अमीर निवेशक से ज्यादा आजाद बना सकता है। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी जर्नी के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पैसे के मामले में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, सही तरीके से सोचना भी जरूरी है। हम अक्सर वेल्थ को बड़ी कार, बड़ा घर, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल या बैंक बैलेंस से जोड़ते हैं, लेकिन असली वेल्थ कई बार वो होती है जो दिखाई ही नहीं देती। वो पैसा जो आपने खर्च नहीं किया, वो सेविंग्स जो आपको मुश्किल समय में फ्रीडम देती है, वो पेशेंस जो आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन से बचाती है, और वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो आपको अपनी फ्यूचर के लिए आज थोड़ा सैक्रिफाइस करना सिखाता है। इस किताब की एक बड़ी सीख ये भी है कि हर व्यक्ति का मनी जर्नी अलग होता है। किसी के लिए 50,000 रुपए बहुत ज्यादा हो सकते हैं और किसी दूसरे के लिए वही अमाउंट बहुत कम। इसलिए दूसरों की फाइनेंशियल लाइफ देखकर अपनी जिंदगी का फैसला करना शायद सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और शायद यही वजह है कि मनी सिर्फ मैथमेटिक्स का गेम नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर का गेम भी है। अब जरा अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं या ऐसा फाइनेंशियल लाइफ बनाना चाहते हैं जहां पैसा आपको कंट्रोल करने के बजाय आपको फ्रीडम दे? क्योंकि सैलरी आते ही अगर आपका पैसा ऐसे गायब हो जाता है जैसे घर में मेहमान आते ही मिठाई गायब हो जाती है, तो शायद प्रॉब्लम सिर्फ इनकम की नहीं है, मनी हैबिट्स को समझने की भी है। इसलिए आज की समरी से सिर्फ एक बात अपने साथ लेकर अपने जाइए। पैसे को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को अपनी जिंदगी, अपने गोल्स और अपने फ्यूचर के हिसाब से देखिए। क्या कभी आपने सिर्फ दूसरों को देखकर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया है और बाद में रिग्रेट हुआ? अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कीजिए। हो सकता है आपकी कहानी किसी दूसरे लिसनर को वही गलती करने से बचा ले। अगर आपको मनी, वेल्थ, सक्सेस, माइंडसेट और पर्सनल डेवलपमेंट पर ऐसी प्रैक्टिकल हिंदी बुक समरीज पसंद है तो क्विक रीड्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आज की समरी ने आपको पैसे को देखने का नया नजरिया दिया है तो इसे उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर जरूर करें जिसे मनी मैनेजमेंट की जरूरत है। क्योंकि किताब पढ़ने का असली फायदा तब नहीं होता जब हम उसे खत्म कर देते हैं। असली फायदा तब होता है जब किताब की एक अच्छी बात हमारी जिंदगी में दिखाई देने लगती है। और अगर आप अपनी हैबिट्स और डेली रूटीन को बदलकर लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो अगली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पैसे को मैनेज करने के लिए सही साइकोलॉजी जरूरी है, लेकिन उस साइकोलॉजी को अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए सही हैबिट्स भी जरूरी है। मैं मिलता हूं आपसे क्विक रीड्स की अगली पावरफुल बुक के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और सबसे जरूरी, जो सीखा है उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते रहिए।